Hello everyone. So here I am again. This is Shubhi Gupta and we are going to continue our unit number 2. That is basically we are going to start. Previous lecture इंट्रोडक्शन दे दिया था, बैकग्राउंड बता दिया था, क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की थी और उस क्रोनोलॉजी को आप बार बार रिवाइज करते रहना जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं आज. जो हमारा पहले टॉपिक्स जो भी होंगे वो होंगे एज पर योर सिलेबस चार्टर ऑफ 1600 एंड चार्टर ऑफ 1661. आज के लिए ये दोनों चार्टर काफ़ी हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉट एज सच, एक ही क्वेश्चन आया है वो भी शॉर्ट नोट एंड 1600 पे आपको शॉर्ट नोट बोला है. दैट मीन्स कंसाइज वे में आपको उसकी प्रोविजंस बताने होंगे. सो इसी को एक आइडिया मानते हुए दोनों टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखना. सो बी प्रिपेयर्ड विद योर शॉर्ट नोट्स ऑन टुडेज टॉपिक्स. ओके, सो मूविंग विद दैट लेट अस स्टार्ट विद चार्टर ऑफ 1600. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि जितना कंसाइज और जितना ईजी वे में आपको समझ में आ जाए, बहुत रटना नहीं पड़े. सो आई हैव ट्राइड एज पर दैट चार्टर ऑफ 1600 को सी आई हैव ट्राइड टू फॉर्मुलेट इट एज हेडिंग्स एंड आंसर्स एंड क्वेश्चंस, ऐसे समझ लो ताकि चीज़ें बहुत क्लियर रहें. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. हु इशूड क्वीन एलिजाबेथ 1. क्या चीज़ें थी, मतलब ओवरऑल क्या कंटेंट था उस चार्टर में, क्या हो सकता है. ऑफ कोर्स इट डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर्स, द प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी, प्लस उसके राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें डिफाइंड थी. नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, चेंज ऑफ नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी. उस टाइम पे एक ब्रिटेन में कंपनी बनी थी जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. इस नाम की कंपनी हुआ करती थी. अब इस कंपनी को क्योंकि वो अलाउ कर रहे थे ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए, सो एज एन अथॉरिटेटिव पोजीशन क्वीन एलिजाबेथ ने इस चार्टर में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया फ्रॉम दिस नेम टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फिर उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया गया ऑन द डेट 31 दिसंबर एंड 1600. सो लास्ट डे ऑफ 1600 उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. अब इस कंपनी को टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितना मिला, मतलब कहाँ कहाँ ये ट्रेड कर सकती थी. इस कंपनी का टेरिटोरियल एक्सटेंट था ईस्ट इंडीज. ऑफ कोर्स ईस्ट इंडीज में बोला है तो ईस्ट इंडिया तो है ही, ईस्ट इंडिया नहीं मतलब इंडीज, दैट इज पूरा पोर्शन जो भी उधर पड़ेगा ईस्ट में, एज पर लंदन, एज पर ब्रिटेन. सो जो टेरिटोरियल एक्सटेंड दिया दैट वाज फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, टू किस साइड, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. अब ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहाँ पे है देख लेना, एटलस यूज करना, डू यूज योर एटलस, देखना अपने आप से भी, बट लेट मी टेल यू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इज इन साउथ अमेरिका. सो हमने उल्टी चीज बताई नहीं, हमने बिल्कुल सही चीज बताई. फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, दैट इज फ्रॉम ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप टू द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. लेट मी शो यू फॉर योर ईज. ये भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है बट स्टिल अपने आप से एटलस उठा के जरूर देख लेना, यूज इट. सी यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, सो ईस्ट साइड ये हमारा पूरा इंडियन ओशन वाली चीज आ जाएगी, ठीक. देन पूरा राउंड लगाकर हम आएंगे वेस्ट में. वेस्ट में आते आते मतलब ईस्ट से जाके हम एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट में पहुंच जाएंगे. और ये जो रेड आपको दिख रहा है, जो भी पैसेज दिख रहा है कनेक्टिंग पैसिफिक एंड अटलांटिक, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो इस बीच में फ्रॉम ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप टू द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे ब्रॉडली. अमेरिका भी आ गया, एशिया भी आ गया एंड ऑब्वियसली इंडिया तो है ही, ठीक है. सो ये था टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कंपनी ग्रांटेड बाय द चार्टर ऑफ 1600. मूविंग अहेड विद अनदर पॉइंट, अब कंपनी को मोनोपोली भी मिली. मोनोपोली मीन्स सिर्फ कंपनी ही होगी जो इंडिया में ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर सकती है, या ब्रिटेन के साइड से एक कंपनी होगी जो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, दैट इज मोनोपोली.
मतलब बाकी सब्जेक्ट्स जो भी थे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, उनको प्रोहिबिट था कि आप जो कंपनी का टेरिटोरियल एक्सटेंट वाली पावर दी गई है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्लस अगर आपने इंटरफेयर किया या अगर आपने ट्रेड किया बिना कंपनी या क्वीन की परमिशन से, सो आपको पक्का सज़ा मिलने वाली है। सो ये थी मोनोपोली कंपनी की। देन ड्यूरेशन क्या मिला, इस चार्टर में बोला गया कि ओके फाइन, कंपनी 15 ईयर्स तक अपना ट्रेड कैरी ऑन कर सकती है, बट विद अ क्लॉज ये था कि अगर क्राउन को लगा कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है या लॉस में जा रही है, इट्स गोइंग वेस्ट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कुछ प्रॉफिट ही नहीं दे रही हैं, सो क्या होगा, कंपनी को 2 ईयर का नोटिस दे दिया जाएगा, 2 ईयर पहले का, कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, वाइंड अप। सो बेसिकली you can read that validity was for 15 years, but there was a clause क्या था कि commercial activities if not found profitable, then the crown was empowered to make a 2 years prior notice and seize it. Then next is your management and administration. अब इस कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, सो वैसे यहाँ पे भी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन थे, मेंबर था एक गवर्नर और उसके साथ साथ 24 डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स तो 24 हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर मेंबर ऐड हो गया, तो 25 मेंबर कमेटी बन गई, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपका। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करेगा, इलेक्ट करने के लिए एक और बॉडी होती थी, उसको बोलते थे जनरल कोर्ट। ये जनरल कोर्ट इलेक्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल। सो दिस जनरल कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग द अथॉरिटी टू आउट देम, उनको निकाल भी सकता था, अगर देखा कि फिट नहीं है, बेकार सा काम कर रहे हैं, निकालो, ठीक। देन इन केस ऑफ सच वैकेंसी, अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती थी जब वो आउस्ट कर दें तो वैकेंट हो गई पोजीशन, तब क्या करेंगे, सो ये वैकेंसी जो होगी वो जनरल कोर्ट ही फिल करता था, और वो भी सिर्फ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल पूरा टर्न था। अब इस 1 साल के बाद 1 साल के अंदर, मतलब जैसे हाफ में निकाल दिया तो हाफ का टेन्योर बचा हुआ है, तो हाफ का टेन्योर बचा है तो जनरल कोर्ट जो फिल करेगा वो उस हाफ टेन्योर के लिए ही होगा। आई होप दिस होल प्रोसेस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। अब कंपनी को कुछ लॉ मेकिंग अथॉरिटीज भी दे दी गई कि आप जा रहे हो इतनी दूर काम करने, आपके अंडर इतने सारे लोग काम करेंगे, तो उनको अथॉरिटी दी गई, बट लिमिटेड अथॉरिटी थी। ये भी नहीं कि कोई जो मर्जी आए वो बना दो, पार्लियामेंट तो नहीं था ना, सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर दी जा रही थी थोड़ी सी, तो दैट वर लिमिटेड। मतलब आप बाय लॉज बना सकते हो, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हो, वो भी किस लिए, ताकि गवर्नमेंट अच्छी चले, ऑफिसर सर्वेंट जो हैं वो उनका एडवांसमेंट हो, ट्रेड और ट्रैफिक प्रॉपर मैनेज हो, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। देन नेक्स्ट इज योर पीनल पावर्स, मतलब क्या अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो क्या उसको पनिश किया जा सकता है, यस, पीनल पावर्स थी, मतलब फाइन लगाया जा सकता था, इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता था, ऐसे तरीके के पनिशमेंट दिए जा सकते थे। फॉर वॉट, फॉर नॉट ओबेइंग, फॉर डिसओबीडियंस, अगर लॉज नहीं मानेंगे तब। और वो भी ये जो हम लेजिस्लेटिव पावर यूज़ करके जो भी लॉज बना रहे हैं या हम पनिश भी कर रहे हैं, तो ये जितने भी लॉज बनेंगे ना वो सारे इंग्लिश, मतलब वो सारे ब्रिटेन के लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, कोई भी उसके कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक। देन नेक्स्ट इज योर राइट टू मेक लॉ। क्या वो लॉ बना सकते थे, ऑब्वियसली हमने लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की है, हाँ बना सकते थे, बट किस चीज़ में बना सकते थे और किस चीज़ में नहीं। सो दे वर परमिटेड फॉर मेकिंग जनरल लॉज, नॉर्मल लॉज बना सकते थे। प्रोहिबिट किस चीज़ में किया गया था, जैसे मर्डर है, ट्रीजन है, डेकॉइटीज है, इन सब पे आप लॉ नहीं बना सकते, ना ही आप ऐसे कुछ भी अपना अवार्ड पास कर सकते हैं। सो इन चीज़ों में उनको परमिशन नहीं थी। दिस वॉज अबाउट चार्टर ऑफ 1600। 11 पॉइंट्स हैं। आई होप एक बार रिवाइज करना, 2 बार रिवाइज करना, यू कैन इजीली गेट इट। So these initial limited legislative powers were of great historical importance. क्यों? Because obviously this was the first charter and subsequently इसी पे आगे बढ़ते 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 ही हमें हमारे कोड्स या एंग्लो इंडियन कोड्स मिलते हैं। Okay, moving ahead with that,
अब 1600 तो हो गया चार्टर, दूसरा है 1661 का, बट बिफोर दैट लेट अस कनेक्ट सम हिस्टोरिकल गैप्स। 1609 में जैसे कि हमने पहले बताया था, आई रिमेम्बर मैंने कल बताया था, 1609 में जेम्स वन ने कंपनी को एनकरेज करने के लिए क्या किया था, चार्टर रिन्यू कर दिया था ना, प्रॉफिट कमा रही थी तो उनको एनकरेज करने के लिए चार्टर रिन्यू कर दिया, इनफैक्ट दूसरा चार्टर दे दिया। अब इससे हुआ क्या, व्हाट डिड इट रिजल्टेड इन, अब कंपनी पे कोई भी लिमिट नहीं थी कि उसकी कंटिन्यूटी को कोई क्वेश्चन करे, उसकी प्रिविलेजेस को कोई क्वेश्चन करे, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ अ क्लॉज। तो यहाँ भी क्लॉज ये अटैच किया गया कि इफ़ अगर फिर से लगा कि आपकी कंपनी लोगों को या ब्रिटेन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा रही है तो 3 ईयर की नोटिस उसको दे दी जाएगी एंड देन आपकी कंपनी का रैप अप कर दिया जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू कंटिन्यू फर्दर। तो ये था 1609 का चार्टर। अलग से पूछेंगे नहीं, बट डेवलपमेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर थोड़ा सा और डॉट कनेक्ट करते हैं कि अब 1600 से लेकर 1661 तक की हुआ क्या, 60 इयर्स ऑफ कंपनी चलाया ट्रेड 60 इयर्स, बट कुछ बेनिफिट्स हुए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई। आई होप दिस वे यू कैन मच इजीली अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। सो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली ट्रेड बहुत अच्छा जा रहा था, 60 इयर्स थे इनिशियल, सो एडवांटेजेस हो रहे थे अलग अलग। ब्रिटिशर्स एडवांटेज ले भी रहे थे किन चीज़ों का, इंटरनल डैबल्स का, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी यहाँ पे नेटिव राजाओं के बीच में जो चलती थी, उनके पॉलिटिक्स वगैरह, तो उसमें वो बड़ा मज़ा लेने लगे थे जाके, तो उससे उनको एडवांटेज मिलता था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये पढ़ाई होगा हिस्ट्री में, राइट। देन थर्ड पॉइंट क्या था कि इनकम बहुत जनरेट हो रही थी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। अब इनकम कंपनी से भी बेनिफिशियल हो रही थी और प्लस ये जो इंटरनल डैबल्स करके वो कमा रहे थे वो भी बड़ा बेनिफिशियल था, और ये इनकम जाती तो लंदन थी। सो ब्रिटिश फंड के लिए पूरी तरीके से एवरीथिंग वाज सो बेनिफिशियल फॉर दैट। एंड अब हम लोग ने पढ़ा ही है कि ब्रिटिशर्स ने जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टार्ट किया तो उनको पता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको मैनेज करने के लिए जुडिशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सो ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम से भी उनको पैसा मिलता था। सो इसीलिए इनकम जनरेशन ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन लीगल एडजुडिकेशन सिस्टम। अब उनको अपना एडजुडिकेशन सिस्टम भी और अच्छा करना था और उससे बेनिफिट भी मिल रहा था। सो ये बेनिफिट तो थे, बट कुछ प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वो लोग थे जो ना ही कंपनी के वर्कर्स थे, ना ही इंडियन टेरिटरी में ना ही कंपनी के वर्कर थे, बट वो इंडियन टेरिटरी में और बेसिकली ब्रिटिश एरिया में रहकर, जिस एरिया में ब्रिटिशर्स थे उसी टेरिटरी में वो ट्रेड कर रहे थे। अब ये चीज़ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर देती है ना, कि मेरा काम भी वही है, आपका काम भी वही है, बट क्योंकि आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और हम थोड़ा सा माइजर वे में अपना कमाना चाह रहे हैं, तो फिर भी नुकसान तो हो रहा है ना। तो कंपनी को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम थी। सो इसीलिए ब्रिटिशर्स वर नॉट लाइकिंग दिस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता, जैसे हमने बताया। थर्ड क्या है कि कंपनी अब चाहती थी कि कोई ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट आ जाए कि हम ऐसे लोगों को कंट्रोल कर सकें। सो ये काम था, कंपनी अब चाह रही थी। अब इस चाहत को कंपनी की किसने पूरा कर दिया? किसने किया? ऑब्वियसली किंग चार्ल्स II ने, जिन्होंने चार्टर ऑफ 1661 इशू कर दिया, और उसको बेसिकली जुडिशियल चार्टर भी कहते हैं। टाइम एंड अगेन शायद अलग अलग चार्टर्स को जुडिशियल चार्टर का नाम दे दिया जाए, बट पर्टिकुलर नेम इज चार्टर ऑफ 1661। ये बेसिकली याद रखना। और किसने दिया, किसने इशू किया? चार्ल्स II ने। सो आई होप इतनी चीज़ क्लियर है। अभी लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे छोटे से में, ठीक है। चार्टर ऑफ 1661 पे पढ़ते हैं हम अपना। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री में, यस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और बेसिकली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब वो चेंजेस क्या थे? लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो। फिर से हम उसी क्राइटेरिया से पढ़ते हैं, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी कौन थी? अभी बताया, किंग चार्ल्स II।
सेकेंड इज अपॉइंटमेंट इन हैंड्स ऑफ कंपनी. अब कंपनी के अंडर अथॉरिटी आ गई. 61 मतलब वही 60 इयर्स बीत चुके हैं ना. सो 60 इयर्स में काफ़ी चीज़ें और डेवलपमेंट्स हो गए थे. तो अब अपॉइंटमेंट कंपनी के हाथ में आ गया. मतलब कंपनी गवर्नर्स को अपॉइंट करेगी प्लस बाकी ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करेगी अपने जितने भी सेटलमेंट्स बने. सेटलमेंट्स कौन से सेटलमेंट्स? सूरत जो 1612 में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी, 1613 में उसका सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था. देन मद्रास 1639 में कंपनी के अंडर आ गया था. अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ब्रिटेन सेटलमेंट्स की, तो हम ब्रिटेन सेटलमेंट्स इन इंडिया बात कर रहे हैं कि उसमें कौन सी इनिशियल पीरियड जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल मॉडर्न इंडिया का, तो कौन से वो सेटलमेंट्स या कौन सी वो जगह थी जो उन्होंने अपने अंडर करी और उसमें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन. सो इसीलिए जब हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हम उन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पता करेंगे ना वहाँ पे उन्होंने कैसा सिस्टम स्टार्ट किया. ये तो चार्टर मिल रहे हैं. अब जब ब्रिटिशर्स के हाथ में, यहाँ पे रहने वाले लोगों के हाथ में जब काम आएगा तो उन्होंने कैसे मैनेज किया हम वो पढ़ेंगे. सो जब हम सेटलमेंट्स की बात करें तो याद रखना हम इंडिया में सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं. सिलेबस में ऑब्वियसली दिया हुआ है आपके, एक बार अच्छे से सिलेबस देखो. सेकंड पॉइंट में सेटलमेंट्स में क्या दिया हुआ है? सेटलमेंट्स ऑफ सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. यही सीक्वेंस था कि उन्होंने एक एक करके सेटलमेंट स्टैब्लिश किया. टाइम एंड अगेन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी. ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं. अब ब्रिटिशर्स का एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होगा? कौन से वो लोग होंगे या कौन सी वो जगह होगी जिस पे वो अपना जुरिस्डिक्शन स्टैब्लिश करेंगे. सो मूविंग अहेड विद दिस, जो गवर्नर उसकी काउंसिल थी ईच फैक्ट्री की, मतलब जहाँ जहाँ भी सेटलमेंट हो रहा था वहाँ पे गवर्नर और उसका काउंसिल अपॉइंट किए जा रहे थे. सो जो भी उस पर्टिकुलर जगह का गवर्नर और काउंसिल होंगी वो उस जगह के केसेस को सुन सकते हैं और उन पे केस, मतलब उन पे चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, अवार्ड डिसाइड कर सकते हैं. किन सब्जेक्ट्स पे? सारे ही केसेस पे. ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. याद रखना ऑल सिविल एंड क्रिमिनल. तो 60 इयर्स में ये इम्प्रूवमेंट हो गया. अभी हम लोगों ने 60 में पढ़ा था कि उनको परमिशन नहीं थी डेकॉइटीज, मर्डर, इन सब चीज़ों पे. अब उन्होंने बोल दिया कि ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हमेशा याद रखो, कनेक्ट करते चलोगे तो पुराना वाला भी रिवाइज होता रहेगा और जो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से डिफरेंस समझ में आता रहेगा. तो ये पर्टिकुलर चीज़ें किस पे करनी थी, मतलब केसेस किस सब्जेक्ट्स पे चलाने थे, कौन से लोग होंगे जिन पे चलाएंगे? ऑब्वियसली कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन पे तो करना ही था, मतलब जो भी ऑफिसर्स थे. सेकेंडली जो भी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री या उस पर्टिकुलर सेटलमेंट में रह रहे होंगे लोग, चाहे भले ही वो नेटिव्स ही क्यों ना हो, उन पे भी वो केस डिसाइड कर सकते थे, वो अपना डिसीजन ले सकते थे. तो ये पावर मिली थी इस बार कंपनी को फ्रॉम द चार्टर एक्ट ऑफ 1661. देन नेक्स्ट इज पीनल पावर, पनिशमेंट की पावर. पनिशमेंट का पावर क्या था उस टाइम पे? फाइन, इम्प्रिजनमेंट, यही था ना. यहाँ पे क्या है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट में अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं. सेकेंडली अब कुछ भी का मतलब क्या हुआ? यस, कुछ भी मतलब एज पर सुटेबल केसेस. सो अब कंपनी ये भी, मतलब कंपनी क्या कहेंगे हम, गवर्नर और उसका काउंसिल कह सकते हैं कि दे वर एंटाइटल्ड नाउ टू टेक और टू गिव कैपिटल पनिशमेंट. वो डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते थे बट ऑब्वियसली इन सुटेबल केसेस. चेंज बहुत आ गया 60 इयर्स में, डेथ पनिशमेंट देने की भी उनको आज़ादी मिल गई. सो जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल वॉज मोर एक्सटेंसिव देन दैट एवर एंजॉयड बाय देम प्रीवियसली. 61 से पहले इतना एक्सटेंसिव पावर उनके हाथ में नहीं आया था कि वो कैपिटल पनिशमेंट देने लगे, बट 61 में आ गया था. सो इस चीज़ को, इस सेंटेंस को याद रखना. नेक्स्ट इज नो सेपरेशन बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव. हाँ, ये प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम है क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर और काउंसिल एग्जीक्यूटिव्स हैं, कंपनी के हैं, काम करने के लिए रखे गए हैं, बट वो एट लास्ट क्या कर रहे हैं? वो जुडिशियल डिसीजंस भी दे रहे हैं. सो कोई सेपरेशन ही नहीं है जैसे आज होता है ना. कैसे पता चलता है? पता चलता है, थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर
कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? दिस इज योर टुडेज होमवर्क. ठीक है, आर्टिकल बताना. यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट चाहो तो लिख देना, बट बताना या अपने आप से पता करके रख लेना. सेपरेशन ऑफ पावर, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन 6 पॉइंट है इसका, सेफ गार्ड फॉर इंग्लिशमैन. अच्छा, 1661 के चार्टर में इंग्लिश या ब्रिटिशर्स को एक सेफ गार्ड मिल गया. क्यों? बीच में क्या हुआ था, या अभी तक की क्या था? अभी तक ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंगली जजमेंट दिया जा रहा था, और जो नेटिव्स थे उनको उनके कस्टम यूजेजेस के अकॉर्डिंगली दिया जाता था. बट 61 में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड कर दिया, मतलब क्राउन ने डिसाइड कर दिया इस चार्टर के द्वारा कि अब जो लॉ फॉलो होगा वो इंग्लिश लॉ ही होगा, वो इंग्लैंड का लॉ ही होगा. तो ठीक है, सेफ गार्ड तो मिला इंग्लिश लोगों को, ब्रिटिशर्स को, नॉट टू इंडियंस. इंडियंस का क्या हुआ? इंडियंस के इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके कस्टम को ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनके ट्रेडिशंस को ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनके यूजेजेस को ध्यान नहीं दिया जाएगा. तो बेसिकली सब कुछ इंग्लैंड के लॉ के अकॉर्डिंगली होने वाला था, और इंडियंस को पूरा डिसरिगार्ड या निग्लेक्ट कर दिया गया. देन और बाकी क्या प्रोविजंस हो सकते हैं जो दिए गए हैं या जो रहे उसमें? फाइट वॉर, मेक ट्रीटी इफ नेसेसरी. ब्रिटिशर्स इसीलिए इतने फ्रीली वॉर पे वॉर किए गए नेटिव रूलर्स के साथ, या उनके साथ मिल के किसी और के खिलाफ या उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि परमिशन मिली हुई थी. इफ़ यू फाइंड इट नेसेसरी देन कंडक्ट वॉर, इफ़ यू फाइंड इट नेसेसरी देन मेक पीस. अपना फ़ायदा जिसमें मिले वो करो, चाहे लड़ना हो लड़ो, चाहे ट्रीटी करना हो तो ट्रीटी कर लो. ठीक. देन नेक्स्ट वॉज मोनोपोली वॉज केप्ट इंटैक्ट. अच्छा, 60 ईयर्स में एक चीज़ नहीं बदली तो वो ये थी, या अभी तक की क्या काफ़ी देर तक की नहीं बदली जाएगी इस मोनोपोली को. ये मोनोपोली ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत टाइम तक की रहने वाली है. तो मोनोपोली वॉज इंटैक्ट. नेक्स्ट इज, आप सिक्योरिटी पर्पज से ऑब्वियसली अब वॉर लड़ने को जब बोल रहे हैं, मतलब बैटल्स लड़ने को बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप अपने वेपन्स रख सकते हैं, आप अपनी आर्म फोर्स मेंटेन कर सकते हैं, आप फाइटर शिप्स भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं फॉर योर ओन सिक्योरिटी. सो दीज वर द थिंग्स अलाउड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1661. ठीक है, अब इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें. 1753 एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, इसलिए आई डिडेंट वांटेड टू स्टार्ट इट टुडे. सो जल्दी से रिवाइज करते हैं. बताओ, 1600 में 11 पॉइंट्स हैं और 1661 में हमारे आई थिंक 8 पॉइंट्स हैं. सो 1600 में या 1661 जो भी चार्टर है, सबसे पहले याद रखना इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, इसमें एलिजाबेथ 1 है. दूसरे वाले में 61 में कौन है? चार्ल्स 2. यस. 1600 में ओवरऑल कंटेंट किस चीज पे है? ए डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रिविलेज, राइट्स, लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. नेम चेंज हो रहा है, क्वीन एलिजाबेथ ने नेम चेंज कर दिया चार्टर के द्वारा. क्या नाम था पहले? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. अब नाम चेंज होकर क्या हो गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी. इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कब किया गया? 31 दिसंबर 1600. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर, अब टेरिटोरियल एक्सटेंट, कुछ तो जगह देंगे ना ट्रेड करने के लिए जब अलाउ कर रहे हैं कंपनी को. क्या था? फ्रॉम द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप टू वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. अपने आप से बोलना, अब हम सुन तो सकते नहीं है ऑब्वियसली, सो अपने आप से बोलना, अपने आप से आंसर दो, एंड आई एम रिपीटिंग दैट. चेक कर लो सही है कि नहीं है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज मोनोपोली ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा कि ब्रिटिश कंपनी को क्यों दे, मतलब इस कंपनी को क्यों दिया है, और उस पर क्वेश्चन करने लगे या इंटरफेरेंस करने लगे उस ट्रेडिंग जगह पे. एंड सेकेंडली, अगर आपको ट्रेड करना है, आप कर रहे हो और बिना परमिशन के कर रहे हो, वो भी कंपनी या क्वीन से बिना पूछे, तो आपको पनिशमेंट मिलनी पक्की है. देन व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी? ऑब्वियसली 15 साल मिली थी, बट क्लॉज ये था कि 2 साल के नोटिस पे अगर देखा गया कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आपको डिसबैंड कर दिया जाएगा. मैनेजमेंट किसके हाथ में था कंपनी का? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे?
24 डायरेक्टर्स थे और उनके साथ एक गवर्नर था जो कि पूरा कंपनी मैनेज करने वाला था। देन इस कोड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता था? जनरल कोड। जनरल कोड इलेक्ट करता था हर साल, लेकिन जनरल कोड के पास ये भी पावर थी कि अगर वो देखेगा कि कोई अनफिट है या सुटेबल नहीं है तो उसको बाहर निकाल देंगे। अब उसको बाहर निकालने पे जो वैकेंसी मिलेगी या जो वैकेंसी हो जाएगी उसको फिल करने का काम किसका था? जनरल कोड का ही था। अब जनरल कोड उस वैकेंसी को फिल करेगा कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल में जितना भी टाइम बचा हो, दूसरे वाले मतलब पहले वाले के टेन्योर में जितना भी बचा होगा उतना टाइम दूसरे वाले को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वॉज लेजिस्लेटिव पावर्स। लिमिटेड थी बट फिर भी मिली थी। बायलॉज बना सकते थे, ऑर्डिनेंसेस बना सकते थे, ये सारी चीज़ें। पीनल पावर्स थी, हाँ थी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, ये सारे पनिशमेंट दे सकते थे। क्या चीज़ें प्रोहिबिट थी और क्या चीज़ परमिट थी? राइट था ना लॉ बनाने का, तो परमिट था जनरल लॉ और प्रोहिबिट था मर्डर, ट्रीजन, डेकॉर्डीज, इन सब चीज़ों पे लॉ नहीं पास ऑन किया जा सकता था। बीच में गैप हम लोगों ने फिल किया 1609 के चार्टर एक्ट से। उसमें क्या हुआ था? ये किसने दिया था? जेम्स वन ने दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करने लगी थी इसलिए दे दिया था, बट क्लॉज भी लगा दिया था साथ में, इतना खुश होने के बावजूद भी कि 3 साल के नोटिस में हम उनको वापस ले सकते हैं अगर देखा गया कि वो प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो 60 ईयर्स में क्या हुआ? 60 ईयर्स में बहुत सारे बेनिफिट मिले, पैसे पे पैसा आ रहा था, ट्रेड अच्छा होता जा रहा था, एंड उनको पता था कि एडजुडिकेशन से भी पैसा आ रहा है। ब्रिटिश फंड को बड़ा फ़ायदा हो रहा था इन सारी चीज़ों से, प्लस ब्रिटिशर्स को भी मज़ा आता था पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में जा जाके डैबल करने का। बट प्रॉब्लम ये राइज हो रही थी कि कुछ ऐसे लोग थे जो वर्कर नहीं थे कंपनी के, बट ब्रिटिश पोजेशन एरिया में रह रहे थे और उसी एरिया में ट्रेड कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे, थोड़ा पैसा बांटना पड़ रहा था उनको। तो ये चाहते थे, कंपनी ने चाहा कि क्राउन एक चार्टर रिफ्रेश कर दे या दूसरा चार्टर दे दे जिसकी वजह से वो उन लोगों को कंट्रोल में ला सके। सो उन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए क्राउन ने अलाउ कर दिया कंपनी को, एंड देयर बाय चार्ल्स टू ने एक चार्टर दिया 1661 का। इस चार्टर में 1661 में क्या हुआ? ऑब्वियसली सबसे अच्छा यही था कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहला तो अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट किसका हुआ? अब जो भी फैक्ट्री, यस ऑब्वियसली हम लोग 60 ईयर्स पार कर लिया, जैसे बताया, सेटलमेंट्स 2 बन चुके हैं, सूरत और मद्रास। जो भी फैक्ट्री होगी उसका खुद का गवर्नर होगा, उसकी खुद की काउंसिल होगी, उसको अपॉइंट करना कंपनी का काम था, एंड ऑफिसर्स भी वही अपॉइंट करता था। अब उसके बाद क्या हुआ? जुरिस्डिक्शन क्या था? सारे सिविल और क्रिमिनल लॉ सॉल्व कर सकते थे ये लोग, सारे सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हो चाहे वो नेटिव इंडियंस हो। लॉज कौन से चलेंगे? इंग्लिश लॉज चलने थे। इंडियंस के यूजेजेस, कस्टम, ट्रेडिशन को सब कुछ हटा दिया गया, मतलब अब उसको मान के रूलिंग नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लॉ फॉलो करने। ये चीज़ ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेजियस थी। पीनल पावर वॉज द बिगेस्ट चेंज इन दिस 1661 एक्ट। क्यों? क्योंकि अब नेचर ऑफ पनिशमेंट पे कोई रोक नहीं थी, वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते थे, एंड देयर बाय गवर्नर एंड काउंसिल्स penal power या judicial powers were far more extensive than they have ever enjoyed it before. ठीक है, सो यस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जैसे बताया यहाँ पे नहीं था, क्योंकि गवर्नर उसका काउंसिल ही हेड होते थे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का गवर्नर होता था, उसी के हाथ में पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, क्योंकि जुडिशरी भी उसी के हाथ में होती थी। सो बाकी प्रोविजंस कहते हैं यस, मोनोपोली इंटैक्ट रही, सिक्योरिटी पर्पज से वो अपने पास वेपन्स, फाइटर शिप्स एंड बाकी चीज़ें रख सकते थे, एंड ऑल्सो इफ नेसेसरी देन दे कैन मेक वॉर, मेक पीस, whatever they want to do, they were allowed by the British Crown. So I hope this particular lecture is clear to all of you. 2 ही चार्टर एक्ट हैं, चीज़ें ईजी हैं, जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से तैयार करो, एंड be prepared with your things. Okay, so thank you all, and prepare well. We'll meet next lecture.